Hello students, a very warm welcome and a very good evening to all of you. I hope all of you are doing well. आज हमारा सेशन है बच्चों डिज़ाइन वन का क्लास है. दिस इज द फर्स्ट सेशन दैट वी गोइंग टू हैव. अंजया, हिति, शीतल, अरूबा, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन. यस, तो आज हम लोग करने वाले बच्चों आर्किटेक्चर अवेयरनेस. दिस इज अ थ्योरी क्लास इन विच वी गोइंग टू लर्न अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट अदर प्लेसेस. जैसे जिस तरह से आर्किटेक्चर शुरू हुआ उसके बारे में हम हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे. इन आर्किटेक्चर अवेयरनेस यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर फॉर श्योर. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका आगे का कैसे अब डेवलपमेंट हुआ है. अब जो लोग ऐप पर हैं प्लीज ज्वाइन विद जूम आईडी एंड पासवर्ड विच आई एम गोइंग टू गिव यू हियर. ठीक है, विच हुएवर इज ऑन द ऐप प्लीज ज्वाइन विद जूम आईडी एंड पासवर्ड. जूम आईडी है 963116200603. Password is 321347. That is what the password is. And today's topic is architecture awareness. This is all the theory class बच्चों. तो पूरा theory class है, but I will do one thing. आपको ना notes बनाने की जरूरत नहीं है. You don't need to make the notes. Notes will be there. आपके सामने notes होंगे. मैं आपको बता दूंगा important topics क्या है, किस तरह का question आ सकता है. And we will write the question also from the history point of view. Now in MCQs, ठीक है, आपको MCQs में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दैट दे विल गिव यू अ पिक्चर ऑफ द आर्किटेक्चर एंड दे विल आस्क यू विच एरा इट बिलोंग्स टू, या उसमें कौन सा डिजाइन है जो कि पिलर पर है and what kind of pillar it is, or maybe anything which is related to the architecture. So this kind of question that comes in NATA in JEE ARC exam, and that is what we're going to do in this class. So I welcome all of you here. Aruba is here, Sheetal is here, Dheeraj is here, Iti is here, और बाकी लोग जो भी हैं प्लीज ज्वाइन एंड लेट अस बिगिन द क्लास देन. और बच्चों देखिए, अभी आर्किटेक्चर अवेयरनेस में पहले हिस्ट्री पार्ट आएगा. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री पार्ट वी विल मूव टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर इन विच हाउ द डोम स्टाइल वर इन द रोमन एरा, हाउ द पिलर स्टाइल वर इन द रोमन एंड ग्रीक एंड अदर एराज एज वेल. तो उन सब की स्टडीज होगी. हाउ द आर्किटेक्चर वॉज देयर, व्हाट काइंड ऑफ कॉलम्स वर देयर, व्हाट काइंड ऑफ बीम्स आर देयर. तो ये जो भी आपको टेक्निकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ आगे आने वाली हैं, इसीलिए हमें आर्किटेक्चर अवेयरनेस देखना है. इफ आई टॉक अबाउट द वेटेज इन द एग्जाम फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू यू गेट सम क्वेश्चन. आपको आर्किटेक्चर हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एंड 3 to 4 क्वेश्चन दे डेफिनेटली कम इन द आर्किटेक्चर, बट 3 to 4 क्वेश्चन डज मैटर बच्चों. इसीलिए हमने आर्किटेक्चर अवेयरनेस सब्जेक्ट ऐसा रखा है डिजाइन वन सब्जेक्ट में, और ये आज फर्स्ट क्लास है जिसको हम थ्योरी की तरह आगे केटर करने वाले हैं. Yes, yes, very interesting topic, बच्चों. Very interesting topic it is. So let us begin and see what is there in the architecture awareness. So I hope everybody has joined, right? सबने ज्वाइन कर लिया है, हम लोग शुरू कर सकते हैं. Yes, फरहाना बेटा ज्वाइन विद जूम आईडी एंड पासवर्ड. श्रेया जूम आईडी एंड पासवर्ड से ज्वाइन कर लो बेटा. एवरीबडी, yes, everybody has joined. Yes, okay. Let us begin then. So in architecture, see, why we need to learn the architecture history and what is architecture. Now, the process of constructing buildings together and through the environment in particular era is called as architecture. That is what is written over here. Architecture का मतलब यह है कि both the process of product and planning and designing and construction, usually with the material, usually with the planning, if it is done, then it is called as architecture. अब आपसे कोई पूछेगा नहीं बच्चे कि what is the architecture is all about, or maybe what is the definition of architecture, but we should know, हमको पता होना चाहिए कि architecture है क्या, why we are doing this. Architectural works in the material form in buildings are perspectively large to the symbol of the particular era and particular period actually. तो जो आर्किटेक्चर में सिंबल्स यूज होते हैं या मे बी मटीरियल यूज होता है या उसमें डिजाइन के एलिमेंट्स यूज होते हैं, दैट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर एरा एंड दैट इज द नीड ऑफ द आर्किटेक्चर, एंड दिस इज द रीजन दैट वी हैव टू लर्न द हिस्ट्री. इसी वजह से हम डेवलपमेंट देखते हैं ना बच्चों आजकल, कि अगर आपने देखा होगा इंडिया में देर इज लोटस टेम्पल, देर इज अजंता अलोरा क्लेव्स आर देयर. ठीक है, ऐसे ही आप बहुत से पार्ट्स में इंडिया में जाएंगे, बॉम्बे में जाएंगे तो आपको विक्टोरिया स्ट्रीट दिखती है या मेमोरियल दिखता है. ये सब कुछ जो आपको दिखता है इट बिलोंग्स टू सम एरा और उसका इम्पैक्ट आया हुआ है. वो इम्पैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, दैट इज द नीड ऑफ द आर्किटेक्चर हिस्ट्री. नाउ
We will learn about different examples of the people who have explained the human proportion and the design and the elements of design. That we will be learning about our one of the very famous artists, Leonardo da Vinci, and he has come up with the human proportion. So Leonardo da Vinci was the first person who has come up with the human proportion, and that is what we're going to learn here. अब इसको बनाया किस लिए गया है, why it is needed, why the compass method was applied, that is what we learn here, and then we can go to the different architecture periods also. पहले हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे. Let us begin here. There are few examples which can help you understand the strong connection between history of architecture and how various architects have used the connection of betterment for the society and culture. Now, Lee Corbusier was very famous. Lee Corbusier was an architect and he was very famous, and this has improved the proportion and perfection of the veteran man by Leonardo da Vinci, which was used in the invention of modular man. तो अगर ये हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ये ली कम्बसर ने इसको, पहले वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस स्ट्रक्चर के पर स्टडी किया और उसके बाद उसी को अप्लाई किया व्हेन द डोम्स वर डिजाइन. नाउ ली कम्बसर वाज born in Europe, and in 1980 he was born, and in that period only a lot of industrialization was happening. तो उस टाइम पे काफ़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी बच्चों, इस वजह से देर वॉज वेरी हार्ड टू मेजर द होल प्रपोर्शन ऑफ द एरिया. टू मेजर द प्रपोर्शन ही स्टडीड द लिनार्डो द विंचीज वर्क. ठीक है, तो अगर आपको ये इमेज दी जाएगी और पूछा जाएगा विच फेमस आर्टिस्ट हैज मेड दिस human figure proportion and what is this image is called as, this image is called as veteran man. ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना येलो से, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों. ठीक है, वेटरन मैन इज दिस इमेज. ये जो आर्ट वर्क है इसको वेटरन मैन कहते हैं, एंड लियोनार्डो दा विंची हैज स्टडीड इट. तो आपको क्या कैसे क्वेश्चन आएगा पता है? क्वेश्चन ये आएगा कि आपको इमेज दे दी जाएगी और पूछेगा कि कौन सा फेमस आर्टिस्ट है जिसने ये आर्ट वर्क बनाया, या इस फेमस आर्ट वर्क को क्या कहते हैं. देन यू शुड रिमेंबर दिस एंड दैट इज व्हाट आई एम मार्किंग. तो मैं हर स्लाइड में ऐसे ही करूंगा. जिस स्लाइड में जो भी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, उसको मैं मार्क कर दूंगा, एंड दैट यू नीड टू लर्न सो दैट यू डोंट नीड टू मेक योर सेपरेट notes. You can just learn from here only, and everything that you need to know will get to know here itself, and you can prepare your notes accordingly. तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठ के देखिए प्रेजेंटेशन पूरा ध्यान से मैं किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ. क्वेश्चन कैसे आने वाला हो वो मैं आपको लिख के भी दे दूंगा यहाँ पे. तो लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस. क्वेश्चन कैन कम, हु is the artist which produced given diagram. ऐसा क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची. Leonardo da Vinci is the artist for this particular answer. And what is this artwork is the veteran man. तो ये important है बच्चों. This is important. And I will mark also. मैं ऐसे मार्क कर दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और you don't need to make separate notes. अब हमने इसको पढ़ लिया, इस किसका यूज क्या है, why veteran man was used. Now let us understand different periods as well. अब डिफरेंट पीरियड्स को स्टडी करना शुरू करते हैं यहाँ पे. What is the history of architecture? The history of architecture traces the changes in the architecture through the various tradition, regions, stylized trends, dates based on the various branches of architecture like civil, military, landscape architecture. Architecture history goes into the deep man-made environment and heritage बच्चों. The process of studying the history of architecture, practicing contemporary design will give you the influences which is happening right now. अब कंटेम्परेरी डिज़ाइन क्या होती है इसके बारे में भी जानते हैं. कंटेम्परेरी डिज़ाइन जो पहले प्रोड्यूस हुई है, लाइक सपोज इन 1970 देयर वाज सम डिज़ाइन विच वाज प्रोड्यूस्ड. ठीक है,
तो वही डिजाइन अगर आज भी वैलिड है एंड पीपल आर स्टिल यूजिंग इट, पीपल आर स्टिल मेकिंग इट, इट इज कॉल्ड एज कंटेम्पररी। इसको बस इतना समझ लीजिए, कंटेम्पररी इसी को कहते हैं। अब देयर इज नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जस्ट द ब्रीफ about the architecture history is there. Let us move to the next slide. What is furniture? Now we will understand furniture. Furniture usually पहले क्या होता था? Furniture was actually furniture was not needed before. It was usually known as the element which can beautify the space. Space को beautify करने के लिए जो element use होता था, that was the furniture, which was the definition of furniture. But later on, it became functional. It became symbol of the society also. जैसे कई राजा जो होते थे, maybe the kings and the pharaohs, इजिप्शियन टाइम पे किंग्स और फेरोज जो होते थे, उनके जो काउचेस होते थे, दे वर वेरी लॉन्ग। समटाइम द काउचेस हैविंग सम स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, किसी एनिमल का फेस बना हुआ होता था उस पे, या एनिमल के फीट्स के लेग्स होते थे उनके चेयर के। तो वो पर्टिकुलर एनिमल का फीचर जो है पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता था, सो दैट इट कैन सिंबलाइज द पोजिशन ऑफ द पर्सन, कि वो अगर किंग है या फेरो है तो उसको उस तरह के लेग्स दिए जाएंगे। इसी तरह की डिटेल्स आपके आगे आ जाएंगी, उसको देखते हैं। पहले फर्नीचर के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। Furniture refers to the movable objects intended to support the various human activities such as seating, eating, and sleeping. Furniture is also used to hold the objects in convention, height, or work and store things. Furniture can be produced as a design considered from a form of decorative art. In addition to the furniture functional role, it can serve as a symbolic and a religious purpose. It can made from many material including metal, plastic, and wood. And we have got all the examples of the furnitures over here which are there in the modern era. Now we have learned the definition of furniture. Now what is the role of furniture? तो role यहाँ पे यही है कि nowadays furniture is used as a symbol, is used as a status symbol. But before it was to beautify the space, to cover the whole space and give a religious content also. कि अगर courtyards होंगे जो कि राजा के नीचे लोग होते थे, they used to sit at some furniture. The king used to sit at some different furnitures. So that is the role of furniture that time. अब हमने इसको समझ लिया कि फर्नीचर का रोल क्या है। लेट अस मूव अहेड एंड सी द प्री हिस्टोरिक फर्नीचर। अब प्री हिस्टोरिक एरा किसको कहते हैं बच्चों? प्री हिस्टोरिक एरा बिलोंग्स टू द स्टोन एज पीरियड। स्टोन एज पीरियड जब हमारे होमोसेपियंस जो थे, हम ह्यूमंस जब बॉर्न कर रहे थे, उसके बाद उनका जब एवोल्यूशन शुरू हुआ, द पीपल स्टार्टेड यूजिंग फर्नीचर एज अ एलिमेंट in the house only. So you can see furniture was a stone actually. So they were using stone, they were using the bones of the different animals who used to get killed, और उससे वो अपना फर्नीचर बनाते थे, उसको यूज भी करते थे। देयर वाज अ फायर प्लेस ऑल्सो इन द मिडिल, यू कैन सी ओवर हियर देयर इज द शेल्फ्स व्हिच आर प्लेस्ड, बट दीज वर मेड फ्रॉम द स्टोन्स। तो अगर प्री हिस्टोरिक एरा में आपको पूछा जाएगा, इन द प्री हिस्टोरिक एरा what is the major material, so you can say stones. What is the major material used in prehistoric era? तो आप कह सकते हैं वहां पे stones। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। Early humans were likely to have used stumps and seats, rocks as a simple table, mostly areas for the sleeping. In 30,000 years ago, people were began constructing, carving and own their furniture, wood, stone and animal bones. As I told you बच्चों, wood, stone and animal bones से बना हुआ था। और अगर आप देखें तो वहीं से फर का भी जो इन्वेंशन हुआ है, वहीं से कॉन्सेप्ट आया है। अगर आपने फर के यहाँ पे देख रहे होंगे, देर आर दीज हैंडल्स विच आर कवर्ड विद द फर एंड दिस इज द एनिमल स्किन विच वॉज यूज। तो एनिमल स्किन के फर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से आया है जहाँ पे स्टोन एरा शुरू होता है। तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल स्किन used in furniture is from stone
पीरियड, स्टोन पीरियड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इफ एनीबडी इज गॉट एनी डाउट, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, शुड वी मूव अहेड बच्चों, आगे बढ़े? यस, आई एम श्योर एवरीबडी इज एक्साइटेड टू नो अबाउट डिफरेंट एराज नाउ। यस, चलो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एशियन ग्रीक फर्नीचर्स। नाउ इन एशियन टाइम एनिमल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। All these animals like leopard, lions, snakes were the major animals which has impacted a lot on the furniture, and their body structure was used as the design of the furniture. यहाँ पे उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता था वही डिजाइन में भी दिया होता था। अब डिफरेंट डिजाइन्स को या डिफरेंट काउचेस को क्या कहते थे वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। और अगर एनिमल्स का स्किन या उसका बॉडी स्ट्रक्चर यूज हुआ हुआ है तो उसको पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिकग्नाइज कि दिस फर्नीचर बिलोंग्स टू द एंशिएंट, हमारे इजिप्शियन पीरियड में, या दिस फर्नीचर बिलोंग्स टू द एंशिएंट ग्रीक एरा और मे बी बेजेंटाइन पीरियड और मे बी रोमन पीरियड। इन सारे पीरियड्स को आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको फर्नीचर्स का पता होना चाहिए कि किस फर्नीचर को देख के हम रोमन पीरियड को बता सकते हैं या ग्रीक एरा को बता सकते हैं या फिर हम इजिप्शियन एरा को बता सकते हैं। तो यहाँ पे वी विल डेफिनेटली सी ऑल दीज फर्नीचर्स हियर। नाउ सी देयर वाज अ लायन एंड विच इज ओवर हियर इन दिस काउच, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यूज किया गया है इन द कोर्टयार्ड व्हेन द किंग्स यूज्ड टू सिट। अब जो किंग्स होते थे ना बच्चों इन द इजिप्शियन टाइम वर कॉल्ड एज फेरोज। तो फेरोज इस तरह के काउचेस पे बैठते थे। देयर इज दिस लीनियंट काउच ऑल्सो, ये इसको लीनियंट काउच कहते हैं। मतलब आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। दिस इज द लीनियंट काउच विच इज नोन एज। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लेग्स वर मेड अप ऑफ द लायन एंड द बॉडी इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लायन ओवर देयर। नाउ हियर आर द अदर एग्जाम्पल्स, these are the other examples of the same couches which was placed over here. Now फर्नीचर जो उस टाइम पे यूज होता था एंशिएंट इजिप्शियन एरा में, that was majorly made up of wood actually. So wood was the major element which was used in ancient Egyptian era. Furniture was typically constructed out of wood, connection with the beauty of natural world, and they were not very comfortable. As you can see, this is not very comfortable to sit on, but their joints and their parts were made up of animal पार्ट्स, एनिमल के जो हाथ होते थे उससे इंस्पायर होके उनका बना होता था। नाउ दे वर यूजिंग कार्विंग टेक्निक ऑल्सो। तो यू कैन से, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इन विच एरा कार्विंग वॉज इन्वेंटेड। यू कैन से इजिप्शियन, इजिप्शियन एरा में कार्विंग वहां पे यूज होती थी। और एक और चीज यूज होती थी बच्चों, इसको कहते हैं हम एम्बॉसिंग टेक्निक। अब एम्बॉसिंग क्या होता है? जैसे कोई एक मेटल प्लेट होगी, उस पे आपने कभी ऐसा किया होगा, आई एम श्योर कुछ बच्चों ने ऐसा कुछ किया होगा कि मेटल प्लेट पे आपने कील रख के उसके ऊपर ठोका होगा तो पीछे से आपको एक शेप दिखाई देता है ना। तो वो जो शेप आता है बिकॉज ऑफ द इनसाइड स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज एम्बॉसिंग। तो जो पीठ के जो बनते थे बर्तन या हैमर करके जो फर्नीचर की डिजाइनिंग होती थी जिसको हम लोग एम्बॉसिंग कहते हैं, दैट इज ऑल्सो विजिबल हियर। यहाँ पे इजिप्शियन एरा में एम्बॉसिंग टेक्निक विजिबल होती थी। जैसे यहाँ पे एनिमल स्केल दिखाए गए, तो अगर स्नेक के प्रिंट का स्केल दिखाए तो दैट इज डन विद द एम्बॉसिंग टेक्निक। देर इज वुड कार्विंग हियर, देर इज एम्बॉसिंग हियर अगेन, एम्बॉसिंग वहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे पूरा एम्बॉस आप टेक्निक देख सकते हो। यहाँ पे जितना भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ज़्यादातर एम्बॉसिंग एंड वहाँ पे चिजलिंग या हम उसको कह सकते हैं इनग्रेविंग हुई हुई है। दैट इज व्हाट इज देयर। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एम्बॉसिंग के बारे में जान लीजिए, विच विल नॉट बी आस्क्ड आउट ऑफ यू, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज एम्बॉसिंग। सबको समझ में आया एम्बॉसिंग क्या होती है? इज देयर एनीबॉडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड एम्बॉसिंग? आगे आगे इसका इंपॉर्टेंस है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ।
एवरीबडी अंडरस्टूड एम्बॉसिंग? आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग भी होगा बिकॉज यू हैव टू नो लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चों, क्योंकि हिस्ट्री पार्ट इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग बट इट माइट लुक इंटरेस्टिंग टू यू, है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिजाइन, एंड वी विल नो अबाउट द डिजाइंस इन आर्किटेक्चर एंड द प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग्स एंड विच वर द मटेरियल। नाउ इजिप्शियन एरा में जो गोल्ड मटेरियल है, गोल्ड embossing and gold plating on metal was done। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड एम्बॉसिंग और गोल्ड मेटल प्लेटिंग was done on the furniture which is there after the carving was done, the gold plating was done। अब यहाँ पे they were using the motifs from lotus। जो लोटस प्लांट होता है ना, उसके मोटिव्स को यूज करके उसका कार्व करके वो लोग फर्नीचर बनाते थे, और उसमें यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग होती थी। तो दे वर द फर्स्ट वन हु हैज डन गोल्ड प्लेटिंग एट दैट पीरियड। वहाँ पे इजिप्शियंस जो थे काफी एडवांस माने जाते हैं आज भी। गोल्ड प्लेटिंग उन्होंने वहां से स्टार्ट करी थी, एंड दैट इज द थिंग दैट वाज स्टार्टेड बाय देम। तो यहाँ पे ये ज्यादा जानना जरूरी है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि who discovered, in which period gold plating was discovered, in which period embossing was discovered, in which period this particular material gold embossing was done। तो आप कह सकते हो इजिप्शियन पीरियड में ये होता था। अब एक और है फैब्रिक विच इज वेरी नोन बाय अस ऑल्सो, आज हम लोग उसको वेलवेट कहते हैं, पर इन द इजिप्शियन एरा इट वाज कॉल्ड एज शनील। दिस पर्टिकुलर फैब्रिक इज नोन एज शनील, ठीक है, SHANEEL। शनील इज द नेम ऑफ द फैब्रिक। अब इसको आज के पीरियड में हम क्या कहते हैं, इसको हम वेलवेट फैब्रिक कहते हैं। सो वेलवेट वाज द फैब्रिक विच इज गिवन टू द फर्नीचर एज वेल। तो वुड के साथ वेलवेट को कंबाइन करके उन्होंने सीट बनाना शुरू किया। इन दैट पीरियड ओनली इट वाज स्टार्टेड एंड नाउ वी यूज इट एज वेल। आज भी वो उसका बहुत रेलेवेंस है जिसको हम देखते हैं। अब अगर हम प्लानिंग की बात करें तो देयर हाउसेज वर प्लान्ड इन सच अ वे दैट देयर वाज अ मिडिल नहर, बीच में दोनों साइड में पार्क एरियाज होते थे, एंड देन मिडिल में पानी की नहर होती थी, साइड में भी देयर वर दीज टू वाटर चेम्बर्स विच वाज रनिंग। So you can see the water chamber is over here and over here as well. After the building gets over, there was a field also which was there. So this is the planning of the whole society, and that is how the Egyptians were planning their own society, which we don't need to learn। हमको बस जानने की जरूरत है। हमको फर्नीचर पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, फर्नीचर्स पे ध्यान रखना है कि गोल्ड प्लेटिंग या फिर जो आप हॉर्सेस या उसके बिल्ली के या शेर के मुंह देखते हो, वो वहां पे हमारे यूज होते थे हमारे इजिप्शियन एरा में। इफ देर इज एनीबडी हु वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन। किसी को कोई डाउट है इस स्लाइड पे? एनीबडी इज गॉट एनी डाउट इन दिस गाइस? शुड वी मूव अहेड? ओके, लेट अस मूव अहेड हियर। अब एशियन इजिप्शियन फर्नीचर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बच्चों। एंशियंट इजिप्शियन फर्नीचर वर इंक्लूडेड ऑफ टू टाइप्स। One was with the platform furniture, consist of beds and benches and chairs and stools and tables. Second type included a box-like furniture, consisted of chest and cupboards. Low table were used for games। अब यहाँ पे जो ये चेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What are these chests? जैसे आप ये इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हो ना, तो these were the stools which was there, ठीक है, these are the stools made up of wood which was there, these were the chairs actually जो इजिप्शियन एरा में यूज होते थे। ओके, सो यू कैन सी द गोल्ड प्लेटिंग ओवर देयर, यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग हो रखी है, यहाँ पे उसके लेग्स को बना रखा है जिसमें लायंस का पैर है। तो ज्यादातर लायन के पैर के साथ ही हम ज्यादातर फर्नीचर को देखते हैं। इसके बाद अगर हम चेस्ट की बात करें
तो दीज वर कॉल्ड एज चेस्ट, जिसको हम ताबूत कहते हैं ना, आपने सुना होगा ये नाम हिंदी में, ताबूत कहा जाता है। तो ताबूत को कहते थे वो लोग चेस्ट। तो आपको ये इमेज देंगे, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल गिव यू दिस इमेज and they will ask you what is this particular image, this particular furniture is, this is called as chest, जिसको संदूक भी कहा जाता है या ताबूत भी कहा जाता है। और चेस्ट उस टाइम इजिप्शियंस करते थे, तो ये चेस्ट कहलाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस फर्नीचर? यू कैन से इज दिस चेस्ट। ये चेस्ट होता। अब इसमें भी ना काफी नक्काशी होती थी, बहुत ज्यादा। जितना भी वॉर के सीन्स हैं, देवर एम्बेडेड ऑन इट। देवर मेनी थिंग्स विच वाज प्लेस्ड, मेनली इट वाज यूज्ड बाय पीपल हु आर वेरी रिच एक्चुअली। तो चेस्ट जो बनते थे काफी एक्सपेंसिव लोगों के लिए, जो बहुत रिच होते थे उनके लिए बनते थे, हु कैन स्टोर देयर गोल्ड ornaments or maybe their expensive clothes and all, that was by contained by this chest over there। ठीक है, लेट मी शो यू मोर इमेजेस ऑफ द पर्टिकुलर एरा। नाउ अगर हम चेयर्स को देखेंगे ना, फेरोज की चेयर को, तो दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल, दे हैव गॉट वेरी पॉइंटेड एजेस। अब देखो बच्चों, यही आपको ना डिफ्रेंशिएट करना होगा। ऐसे ही आप आगे जाके ग्रीक पीरियड में देखोगे चेयर्स को, पर ग्रीक पीरियड में जो ये पॉइंटेड चीज है ना, वो नहीं होगी, इट इज स्मूथ। ग्रीक पीरियड में बहुत स्मूथ होता था, बट इन दिस पीरियड इट इज वेरी शार्प। तो बस इतना याद रखने की जरूरत है कि ये पीरियड में काफी शार्प होता था और ग्रीक पीरियड में नहीं होगा। और उसके साथ वुड की कार्विंग बहुत दिखाई देगी आपको। सी, देयर वर मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द वुड, वुड इज कार्व्ड ओवर हियर। वुड की कार्विंग यहाँ पे भी हो रखी है, यहाँ पे भी देयर इज लॉट ऑफ वुड कार्विंग इज देयर, लॉट ऑफ वुड कार्विंग इज हैपनिंग हियर एज वेल। एवरीवेयर यू विल सी लॉट ऑफ वुड कार्विंग। ओके, स्टूल्स वर कॉल्ड एज स्टूल्स ओनली, स्टूल्स को स्टूल्स ही कहते थे, चेयर को चेयर ही कहते थे। लेकिन वो जो संदूक है ना, उसको कहते थे चेस्ट। इतना याद रखिएगा बच्चों, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन कम इन योर एंट्रेंस टेस्ट। लेट अस मूव अहेड। Now we will understand more techniques about the their ornaments also। जो ornaments use करते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। Inlaid with bones, woods, ivory, glasses and stones were the major thing। Silver and gold leaf was used। Clear and dark finishes was there and usually painted। तो जो उनके जो जितना भी उनके जो stones होते थे या jewelry होती थी, their pots also, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, the vase and all, the pots and all, their jewelry pieces and all, they even on their pillars they were using inlay technique। inlay technique को क्या कहते हैं? inlay technique का मतलब वही है कि पहले कार्व कर दिया, कार्व करके उस पार्ट को निकाल दिया। जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, सपोज आई हैव मेड दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इस शेप का कोई स्ट्रक्चर बनाया एंड देन आई विल टेक आउट द मटेरियल फ्रॉम इट। जैसे मैंने इसको पूरा कट कर दिया, कट करके निकाल दिया। ठीक है, ऐसे पूरा कट करके वुड को अपने चिजलिंग टेक टूल से ऐसे करके निकाल दिया, तो ये खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद इसमें दे यूज टू पुट कलर इनसाइड, पुट कलर प्लस स्टोन एंड प्लस ग्लास। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टेक्निक इज कॉल्ड एज इनले। वही इनले टेक्निक यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। दिस इज व्हाट द सेम टेक्निक इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। इनले टेक्निक विद बोन्स, वुड्स, आइवरी, ग्लास एंड स्टोन्स वाज देयर। अब इसी टाइम पे सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी बहुत यूज होती थी। मेनली द हेड गेयर्स, जो हेड गेयर्स पहनते थे, दे वर वेरी लॉन्ग। सी, द हेड गेयर्स वर वेरी लॉन्ग एंड इट वाज कवर्ड विद बोन्स एंड ऑल। उसके ऊपर शिनेल फैब्रिक, जो हमने कहा आपको कि जो वेलवेट फैब्रिक था वो होता था, उसके ऊपर ही वो लोग ये मेटल के, मतलब सिल्वर एंड गोल्ड के
पार्ट्स को वो पूरा राउंड करके उसको एम्बेडेड करते थे, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते थे. दैट इज द हेडगियर दैट पीपल यूज टू कैरी ओवर देयर. So these are the things that we should remember. It is not very important, but inlay is very important बच्चों. inlay बहुत important है. ठीक है, inlay technique is important. ठीक है, इनले टेक्निक पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज दिस इनले टेक्निक. इनले टेक्निक का मतलब ये है कि द वुड पार्ट इज कार्व्ड एंड टेकन आउट, एंड देन कलर एंड स्टोन्स एंड ग्लास एंड एवरीथिंग इज मोल्डेड टुगेदर एंड इट वाज पुट इनसाइड एंड इट यूज्ड टू गेट सॉलिडिफाई. तो पूरा सॉलिडिफाई हो जाता था. उसके बाद उसको ऊपर से घस के एकदम स्मूथ कर देते थे, तो उसके ऊपर ही ऐसा स्ट्रक्चर, शाइनी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता था. ठीक है, ऐसा जो आप शाइन देख रहे हो ना, ये जो आप पार्ट्स देख रहे हो, इसमें सब में इनले टेक्निक है. जितना भी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, यहाँ पे सब में इनले टेक्निक यूज होती थी. ठीक है, तो सबको समझ में आया इनले टेक्निक क्या है? एनीबॉडीज गॉट एनी डाउट इन दिस? व्हाट इज इनले टेक्निक एंड हाउ इट वाज यूज्ड? एवरीबॉडी? यस, गॉट इट. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Now we have learned there are many other chests which was designed. Now their sleeping beds were also very interesting. उनके जो sleeping bed होते थे बहुत interesting होते थे. They were the ones who has started doing the weaves also. So you can see inside part of the thing is weaved over here and everything is chiseled out. बहुत ज़्यादा उसको घस के weave करके पूरा structure बनाते थे. This is not joint anywhere. यहाँ से कोई joint नहीं है. पूरे वुड को पूरा पूरा काट के उसको अंदर से होल्स करके उसमें पूरा वीव करके अपना बेड जो है दैट वाज डिजाइन. हियर आल्सो यू कैन सी द लाइन फीट. अगर लाइन फीट कहीं पे भी दिखे तो दिस बेड्स बिलोंग्स टू द फेरोज. मतलब फेरो का जो बेड होता था वो इस तरह का होता था. अगर लाइन के फीट होंगे कहीं पे भी तो आपको फेरो ही समझना है. वहाँ पे इस तरह का बेड होता था. अगेन द गोल्ड प्लेटिंग वाज डन, लॉट ऑफ गोल्ड वाज देयर. पता नहीं इतना गोल्ड क्यों यूज करते थे, हम लोग को दे देते. तो आज बड़ा अच्छा लगता, हम मुझे बड़ा अच्छा लगता कि गोल्ड का बेड है मेरे पास. पर ठीक है, हमको नहीं मिला तो कोई बात नहीं. हम लोग कभी 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 ना कभी तो ऐसा भी बेड ले पाएंगे हम भी. ऐसा मैं सोच रहा हूँ, वैसा हो सकता है कि ना भी हो, पर हमें दे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता. जोक्स अपार्ट, इस तरह का बेड वो यूज करते थे किंग्स. एंड मे बी दैट इज द रीजन दे यूज टू गेट अ वेरी नाइस स्लीप, बिकॉज दे वर स्लीपिंग ऑन गोल्ड एक्चुअली. तो फ्रेमवर्क वॉज द बेड वर मेड अप ऑफ वुड, पूरा वुड से बना होता था. मोस्ट ऑफ द बेड वॉज डिजाइंड बाय द स्लोप टूवर्ड्स द फीट एंड फुट बोर्ड्स आर एडेड टू द इजिप्शियन स्टाइल. अब ये जो स्टीप है ना, ये फुट बोर्ड का स्टाइल जो है ये इजिप्शियन ही स्टाइल है बच्चों. यहाँ पे इसलिए भी दिया जाता था कि बिकॉज दे वर वेरी लॉन्ग and their feet cannot come inside the bed, and that is the reason this slope was given, so that everybody could fit inside this bed. तो बेड को लंबा भी बना सकते थे लेकिन उन्होंने स्लोप बना दिया. तो इस तरह का सोचते थे, आई डोंट नो क्यों सोचते थे, पर ऐसा बेड होता था. ये याद रखने की जरूरत है कि इस तरह का बेड जो होता था वो फेरोज का होता था, मतलब किंग्स का होता था. एंड दे यूज्ड टू सिट, दे यूज्ड टू स्लीप ऑन इट. लेट अस मूव अहेड हियर. नाउ अब जैसे मैं आपके चेस्ट की बात कर रहा था, तो यू कैन सी द वॉर सीन इनसाइड. यहाँ पे पूरा वॉर का सीन देख सकते हो. यहाँ पे आप कार्विंग देख सकते हो. पूरा पूरा ओपनिंग देख सकते हैं, पूरा वुड का बना हुआ है. उसके ऊपर चिजलिंग हुई भी है. उसके बाद उसका स्मूथ हुआ है. उसके बाद उसमें इनले टेक्निक यूज करके यहाँ पे पेंटिंग करी गई है. तो देर वॉज लॉट ऑफ क्राफ्टमैनशिप विच वॉज इन्वॉल्व. बहुत ज़्यादा टेक्निकली क्राफ्ट को अपलिफ्ट किया गया है. दैट इज वॉट इज हियर. अभी अगर इनले टेक्निक की आज की बात करें तो इंडिया में भी इनले टेक्निक यूज होती है मैनी प्लेसेस. जैसे आपने मीनाकारी को सुना होगा, जो मीनाकारी आपके ऑर्नामेंट्स में होती है, तो दैट इज द सेम टेक्निक. बस ये है कि वो ऑर्नामेंट्स में की जाती है और वो लोग वुड पे करते थे. ठीक है, इनले टेक्निक दोनों में होती है. चेस्ट एंड बॉक्स एंड कैबिनेट्स वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इजिप्शियन बेडरूम फर्निशिंग. पुअर पीपल यूज टू use the chest for storing household item and linen. Rich people sometimes store treasures and chests in which locked and bolt were lashed with ropes. तो जो ये आप पार्ट देख रहे हो, इसमें एक लॉक की तरह पार्ट बना होता था, उससे वो लैश को कंबाइन करके उसको टाइट कर देते थे ताकि वो लोग अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को भी रख सके उसमें. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम.
and this is what they were using at that period. Now let us move ahead. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए. अब लेट अस अंडरस्टैंड द ग्रीक फर्नीचर. अब इसमें जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों, इसमें अभी भी कोई डाउट है तो बताइए. इफ इजिप्शियन एरा में आपको फर्नीचर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो बताओ. अगर नहीं समझ में आया कहीं पे कौन सी टेक्निक है या किस तरह का फर्नीचर होता था, किस तरह का इसमें एलिमेंट यूज हुआ है. एनीबडी हैज गॉट एनीथिंग टू आस्क मी? नहीं, कुछ नहीं. हाँ, दे वर यूजिंग स्टोन्स दैट आई एज आई टोल्ड यू. स्टोन्स मतलब सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ऑल वर यूज्ड इन दैट पीरियड. ठीक है, उनके पास लेकिन दे कुड नॉट डिस्कवर डायमंड्स एंड ऑल, तो डायमंड नहीं यूज कर पाए. लेकिन उनके पास सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे, रूबीज एंड ऑल, दे वर यूजिंग इट. ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नहीं, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस गो टू द ग्रीक पीरियड. आफ्टर दिस वी विल मूव टू द अदर पार्ट. नाउ अगर हम देखें पूरा मैप में, तो रोमन्स एंड ग्रीक एंड उसके बाद इजिप्शियंस को हम साथ में पढ़ने वाले हैं एक पूरी बेल्ट में. तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीक एरा है. एंशियंट ग्रीक फर्नीचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अब इट इज सिमिलर टू रोमन्स, सॉरी, इट इज सिमिलर टू योर इजिप्शियंस. दैट इज द रीजन वी गोइंग टू लर्न ओवर हियर. बट ग्रीक फर्नीचर इज वेरी स्मूथ. आपको कहीं पे भी पॉइंटेड एज नहीं मिलेगा, वेदर इट्स वायलिन ओ मे बी, और टेबल्स ओ मे बी, और चेयर ओ मे बी. ठीक है, जो भी आप देखोगे एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ, वेरी क्लीन फर्निश्ड, एंड दैट इज द रीजन इट वाज बिलोंग टू द ग्रीक एरा. नाउ ग्रीक एरा की सबसे सिंपल चीजें क्या होती थी? मोस्ट ऑफ द ग्रीक एरा वाज सिंपल, टेस्टफुल. डेवलपमेंट ऑफ द काउच, चेयर एंड इवन द स्टूल्स वर सम एक्सटेंड. वुड कंस्ट्रक्शन होता था उसमें. प्रैक्टिकल यूज एंड कंफर्ट को ध्यान में रख के बनता था, बेस्ड ऑन अ कंसर्न फॉर ह्यूमन फॉर्म एंड देयर डिजाइन. टूल्स एंड चेयर एंड द काउचेस. अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, अर्गोनॉमिक्स. अर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड ग्रीक वर द फर्स्ट वन हु हैज डन दैट. ह्यूमन बॉडी की स्टडी जो है ग्रीक एरा में शुरू हुई थी, और उसी की वजह से अर्गोनॉमिक्स हमको मिला. अब अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपको चेयर डिजाइन करनी है, तो यू हैव टू डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द पर्सन. व्हेन यू डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ द पर्सन, एंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप ऑफ द पर्सन, कि अगर वो मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी वो आदमी है, ठीक है, वो अपना दोस्त है तो उसको अपन डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, उसके लिए चेयर बनाएंगे. तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने दोस्त के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप अर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रख के कर रहे हैं बच्चों. तो अर्गोनॉमिक्स का मतलब यही है कि स्टडी ऑफ द आर्ट और द फर्नीचर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी नीड इज कॉल्ड एज अर्गोनॉमिक्स, एंड ग्रीक वर द फर्स्ट वन हु हैज डन दैट. तो अर्गोनॉमिक्स जो है, ergonomics was developed at Greek period. ये important है. ठीक है, this is important. You will be remembering this. This is very important. So according to the comfort of the human body, we design the furniture, and that is called as ergonomics. अब इंटीरियर स्पेस और इंटीरियर हाउसेस देखने वाले हैं ग्रीक एरा में. अब आपने देखा होगा कि साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादातर जो कोर्टयार्ड्स बनते हैं, या मे बी हाउसेस बनते हैं उसमें, या सोसाइटीज़ बनते हैं, या कोई बहुत बड़ा लिविंग स्पेस बन रहा है, वहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन देखा होगा. यू माइट हैव सीन दिस एक्सटेंशन आफ्टर द रूम, and it has got pillars inside. This particular thing has come from the Greek period. So Greek were the first one who has come with this structure. ठीक है, ग्रीक जो ग्रीक्स थे उन्होंने सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को इन्वेंट किया है. यहाँ पे इंटीरियर स्पेस एंड एंशियंट हाउस इन ग्रीक. अब इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सी द होल डिजाइन विच इज प्रेजेंट इन इंडिया. इंडियन फर्नीचर्स में ऐसा आपने देखा होगा, इन स्पेशली इन साउथ, यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ एरिया.
अब यहाँ पे सनलाइट के लिए प्रोविजन है, यहाँ पे पिलर्स वो रखते थे। इस तरह का जो डिज़ाइन है वो ग्रीक पीरियड से इंस्पायर हुआ है। रूम्स वर अरेंज अराउंड एन ओपन कोर्टयार्ड सो दैट द कूल एयर कुड बिल्ड अप द whole room and circulate through the rooms. During the heat of the day, there were bathrooms consisted of chambers, pot, but no toilets was there in the Greek period. ठीक है, तो इसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन है अनसाइड द सोसाइटी, इट इज बिलोंग टू द ग्रीक एरा, बट टॉयलेट्स वर नॉट इंक्लूडेड, द कोर्टयार्ड वाज इंक्लूडेड, दिस वाज इंक्लूडेड। इसमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू शुड नो इट। ठीक है, लेट अस मूव अहेड यहाँ पे। नाउ ग्रीक काउचेस वर कॉल्ड एज नाइट। ठीक है, जो ग्रीक काउचेस थे उनको कहते थे केनाइज। So this kind of a couch, if they give you, and they will ask you कि which, what is the name of the couch, then you should say canine। ठीक है, नाइस या के नाइस भी कोई बोल सकता है, के इज साइलेंट एक्चुअली, बट इट इज कॉल्ड एज नाइस, इट इज प्रोनाउंस एज नाइस। ग्रीक काउचेस एंड इजिप्शियन वर वेरी सिमिलर। ठीक है, लेकिन आपको दोनों को समझ के लिखना है। उसमें आप वाइट कलर को देखेंगे यहाँ पे, in Greek couches you will see white, you will see this curve space. In Egyptian you will see the head over here। इजिप्शियन एरा में आप यहाँ पे किसी लायन का हाथ देख सकते हो या किसी का हेड देखोगे, पर ग्रीक पीरियड में ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता था। तो दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द ग्रीक पीरियड। इस तरह से आप उस चीज़ को ना अंडरस्टैंड कर सकते हो, ऐसे याद भी रख सकते हैं। ये बस इतना याद रखिएगा कि अगर ये काउच मिलता है आपको इमेज में और पूछा जाता है कि विच व्हाट इज दिस काउच इज कॉल्ड एज, यू शुड से नाइस इज द नेम ऑफ द काउच। लेट अस मूव अहेड। टेबल्स, अब देखो वहां पे टेबल्स कैसे होती थी। अब यहाँ पे देखो, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू पुट एंजेलिक फिगर अलोंग विद द विंड। तो वो ये मानते थे कि एंजल्स आर द गार्डियंस एक्चुअली। ठीक है, जैसे आपने काफ़ी मूवीज देखी होगी, एंड इन दैट मेनी पीपल हैव टॉक्ड अबाउट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज एंड ऑल, में बी हैव सीन दैट मूवी। और अगर आपने द विंची कोड देखी हो, ठीक है, ऐसी मूवीज अगर आपने देखी हो, तो उसमें जो हमारे गॉडेसेस हैं ग्रीक पीरियड में, उनको बोला जाता था दे वर गार्डिंग अस, एंड दैट इज द रीजन दे ग्रीक वर यूजिंग देम along with the winds। and there were three leg chair that was there, so there were these three leg chair was there, and along with the human body they have developed the eagle leg। तो eagle का leg होता था यहाँ पे, or sometime the lion leg is also used, and then the body of a girl or the lady, and the wings were there of the eagle। eagle के wings होते थे उनके पीरियड में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको जानना बड़ा जरूरी है। टेबल वर लो एंड मोस्टली मूवेबल। एंशियंट ग्रीक यूज दिस टेबल मेनली फॉर ईटिंग, टेबल बीइंग were the three legs to create better sense of balance। These tables were made up of bronze, marble, but typically of wood। This type of table was most common up till the 4th century, and square table has replaced them after this। तो बाद में जो आप देखोगे ना रोमन पीरियड में, तो आप उसमें 4 लेग या 5 लेग्स की देखोगे, पर ग्रीक पीरियड में आप 3 लेग की देखोगे। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द लेग विच इज विजिबल इन द इमेज। एक क्वेश्चन ये आएगा, विच पीरियड दिस पर्टिकुलर टेबल इज देयर। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 लेग जो टेबल है वो ग्रीक पीरियड को बिलोंग करती है, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। यही चीज इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर स्लाइड में, इसको याद रखने की जरूरत है। नाउ लेट अस मूव अहेड हियर। नाउ इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग।
अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, बस लेट अस रीड थ्रू दैट इज civilization here. What is civilization? The word civilization comes from the Latin civic, means citizen, and means the state. Okay, and the time period of Egyptian civilization was 3000 BC. Location was present day in Egypt in Africa. Ancient Egypt was developed by mainly post in intel construction. Columns and intels were known as travertine construction. Houses were also 2 or 3 stories high. Often these arches and ceilings were constructed from the sun-dried bricks called adobe. And bricks were not only the strong thing, columns were also arranged in a long rows and very richly decorated carvings. अब देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमको इतना याद रखने की ज़रूरत है कि पिलर्स या कॉलम्स जो होते थे उसको यूज़ किया गया पहले इजिप्शियन एरा में, and then that was adopted by Greek, then it was adopted by Romans, and it was adopted by Byzantines, and then it was adopted by other periods as well, जिसमें गॉथिक पीरियड भी आप आगे पढ़ेंगे. इन सब एराज में कॉलम्स एंड पिलर्स आर वेरी कॉमन. पर कॉलम्स क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ. यू मस्ट हैव सीन द पिलर्स. आपने ऐसा पिलर देखा होगा, या मे बी यू मस्ट हैव सीन दीज काइंड ऑफ पिलर्स. इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, द पार्ट विच इज हियर एंड इट हैज गॉट लाइन्स, दिस हैज गॉट लाइन्स, ये कहलाता है कॉलम्स, ये कहलाता है पिलर. ये कॉलम वाला पार्ट है और ये पिलर का पार्ट है जो आ जाता है इधर. ठीक है, इसी को हम पिलर कहते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट आता है ट्रंक का. एंड दिस इज कॉल्ड एज पिलर एंड दीज आर कॉल्ड एज कॉलम्स. यही जो हमारा इजिप्शियन एरा है वहाँ पे डिज़ाइन होने शुरू हो गए. पर उनके कॉलम्स जो थे दे वर सपोर्टिंग द बिल्डिंग अप, एंड दे वर आर्चेस विच वॉज मेड. तो वो आर्च की तरह ऊपर निकले हुए थे, ऐसे आर्च की तरह ऊपर निकले हुए थे. यू कैन सी देम ओवर देयर. ठीक है, बीच में वो मोटे होते थे, नीचे वो पतले हो जाते थे. इस तरह से उन लोग को उन्होंने कॉलम्स बनाए, जिस तरह से उन्होंने पिलर्स को बनाया. बस इतना याद रखने की जरूरत है कि पिलर्स पिलर्स स्लैश कॉलम्स were invented and used by Egyptians first. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. एंड यू विल गेट द नोट्स, डोंट वरी, ऑल ऑफ यू विल गेट द नोट्स. बट यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कॉलम या पिलर जो है वो इजिप्शियन एरा में सबसे पहले आया था, और बाकी पूरे वर्ल्ड में उसके बाद लोगों ने अडॉप्ट किया. तो आप कह सकते हैं इजिप्शियन एरा से हमको बहुत कुछ मिला है बच्चों, और काफ़ी कुछ. बस गोल्ड नहीं मिला, गोल्ड मिल जाता तो हम लोग रिच हो जाते. हमारा भी गोल्ड कई लोगों ने चोरी कर लिया, अंग्रेज़ों ने कर लिया, किसी ने ले लिया, तो हम लोग इसी वजह से थोड़ा सा पुअर हो गए. नहीं तो आज हम भी सोने के सिंहासन पे बैठे होते और आराम से कॉफ़ी पी रहे होते. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि गोल्ड जो है वो इजिप्शियन का ही था. अपार्ट फ्रॉम द जोक, गोल्ड सबसे ज़्यादा इजिप्शियंस के पास था. उन्होंने बहुत कुछ इन्वेंशन किया, बहुत से ऑर्नामेंट्स बनाए, और बहुत कुछ आर्किटेक्चर में भी उन्होंने डेवलपमेंट किया. लेट अस मूव अहेड एंड सी मोर एराज नाउ. ठीक है ना, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में जानने वाले हैं कि विच आर द बेसिक फर्स्ट इजिप्शियन पिरामिड. अब यहाँ पे सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि कौन सा ये पिरामिड है. ठीक है, ये दिस व्हाट इज दिस पिरामिड इज, दैट इज व्हाट ऑल दैट यू नीड टू नो. Otherwise, you don't need to study pyramids over there. Egyptian believe that the spirit of their dead lives in afterlife, and that is the reason they have built the pyramids. Now, pyramids बनाते क्यों थे? इट इज़ टू कैप्चर द स्पिरिट इनसाइड. उनको लगता था कि जो हमारी आत्मा होती है उसकी कोई एक रेंज होती है, उस रेंज के बाहर वो नहीं जा सकती. उनको प्रोटेक्ट भी करा जा सकता है बाहर की शक्तियों से. तो वो
इस तरह से अमर हो जाएंगे और उसी जगह पे रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए ताकि वो अमर हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला पिरामिड जो है जिस तरह से बना था, दैट इज व्हाट इज देयर। स्टोन pyramids were built as the last resting place for the kings. The places were around 138 pyramids were built at that period in Greek era, sorry, in Egyptian era. The largest of the great pyramid was Giza. The Giza is the largest pyramid, और उसकी मैं आगे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। One of the seven wonders of the world, and height is 146.6 meters. तो one of the seven wonder of the world is Giza, the pyramid of Giza। ठीक है, अब इसमें आगे हम पढ़ने वाले हैं कि द पिरामिड ऑफ गीजा कहाँ पर है। ठीक है, द लेटर pyramids were also smooth and sided like Great Pyramid at Giza, built for the kings and Khufu. This is the Great Pyramid of Giza, and other pyramids were also built by them. अब जैसे आपको पता चला कि 146 फीट की हाइट पर है, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग द स्काई ओवर देयर, एंड इट इज सो ह्यूज, बहुत ही ह्यूज है। यही आपको इमेज दी जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ह्यूमन फिगर का प्रपोर्शन देखो, ह्यूमन फिगर कहाँ है और पूरा पिरामिड कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो पिरामिड गीजा है वो किसने बनाया था, किंग खुफू ने बनाया था। ठीक है, द किंग खुफू हैज मेड दिस पिरामिड एंड इट वाज बिल्ड इन द पीरियड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़रूरी नहीं है जानना पीरियड के बारे में, किस पीरियड में था, लेकिन अगर इमेज देंगे और पूछा जाएंगे कि विच पिरामिड इज दिस, देन इट इज गीजा एंड इट वाज बिल्ड बाय किंग खुफू। इतना याद रखने की ज़रूरत है, बस इतने ही को याद रखने की ज़रूरत है बच्चों। ना इसमें क्या होता था कि जब पिरामिड बनते थे उनके आसपास भी ना, दे वर प्रोटेक्टेड बाय सम स्पेस, एंड दैट वाज बिल्ट फॉर द पीपल हु वर द प्रीचर्स। जो प्रीस्ट होते थे और वो सिखाते थे, वो आत्माओं को निर्वाहन करते थे या जो भी अपने एन्चांटमेंट्स करते थे, वो उसके आसपास किसी एक मंदिर की जगह पे बनाते थे। तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द प्लेसेस वेयर देयर यूज्ड टू बी enchantments before the person dies and after the rebirth also they used to do that। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। As the path that leads up to the pyramid there was a first valley temple and the wall on the inside decorated with many times there were holes in the roof provided the light, and when the king is dead his body was first rowed across the Nile valley temple is mummified and next they were causeway। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे राजा को मरने के बाद जो फेरो मरता था उसको अंदर ले जाते थे, ऊपर से लाइट आती थी इधर से और लाइट उस पर गिरती थी और वो मंत्र पढ़ते थे, उसके बाद उसका ममीफिकेशन होता था, उसको लपेटते थे। आपको पता है ममीफिकेशन क्या होता है, उसको काफ़ी मटेरियल से काफ़ी कुछ उसके ऊपर लगा के चंदन वंदन ये सब लगा के लपेट के उसको ले जाते थे और इस पाथ से ले जाते थे। तो ये जो पाथ है उसको कहते हैं कॉजवे, इसको कहते हैं कॉजवे। इससे ले जाते थे, उसके बाद उसको ले जाके पूरा चेस्ट में डाल के उस ममिफिकेशन करके उसको पिरामिड के अंदर रख देते थे। तो ये एरिया जो है बस इतना जानने की जरूरत है कि दे वर द टेम्पल्स एंड दैट इज यूज्ड टू डू द ममिफिकेशन ऑफ द किंग्स ओवर देयर। अब कॉजवे क्या होता है, दिस इज द कॉजवे। ठीक है, अब इससे आपको बस याद रखना है कि दे कॉजवे वाज डिजाइंड to carry the mummy in the line। बस मम्मी को ले जाने के लिए जो एक पाथ होता था उसको कॉजवे कहते हैं। एंड इफ दे गिव यू दिस इमेज एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज दिस इमेज, देन यू शुड से इट इज कॉजवे बच्चों। यहाँ पे इसको हम कॉजवे कहेंगे, दैट इज द ओनली थिंग विच इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब बताओ बच्चों, किसी को कोई भी डाउट है बिफोर वी प्रोसीड है? अगर आपको किसी को भी डाउट है तो पूछिए, एनीबडी? नो डाउट, ठीक है, ऑल गुड, ठीक है, चलो। नाउ इजिप्शियन होम्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इजिप्शियन मेड देयर होम्स फ्रॉम द ब्रिक्स एंड ड्राइड मड एंड देयर स्केट। पुअरेस्ट ऑफ द इजिप्शियंस दे वर मेकिंग हट्स एंड ऑल। टिपिकल मिडिल क्लास इजिप्शियन वर होम वाज 1 or 2 story house
at least of 3 rooms. Many of the wealthiest Egyptians were lived in the houses with dozens of rooms and windows and doors, and the most of the rooms were covered with mats to keep the flies and dust and the heat outside. Many people slept on the floor during the summer to stay cool. Okay. अब देखो यहाँ पे इजिप्शियंस के बारे में अगर पढ़ा जाए तो उनकी जो हायरार्की है ना, उनके होम्स के उससे होती थी कि जो बहुत ही पुअर है वो हट्स में रहते थे, जो मिडिल क्लास होते थे उनके 2 या 3 स्टोरी तक ही उनको अलाउड था, लेकिन जो वेल्दी होते थे उनकी मल्टीपल स्टोरीज होती थी होम की, और उनके बहुत से रूम्स होते थे, 10 से 12 रूम होते थे। अब उतने रूम्स में वो रहते थे, बस इतना जानने की जरूरत है अपने को। अब हम यहाँ पे ग्रीक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कॉलम्स एंड लाइंस को देखेंगे, एंजल फ्लिक फिगर को देखेंगे। दिस बिलोंग्स टू द ग्रीक एरा एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस। नाउ ग्रीक एरा बिलोंग बिलीव टू बी नियोलिथिक एंड बिल्ड वेरी प्रिमिटिव एंड वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। नियोलिथिक का क्या मतलब है? नियोलिथिक का मतलब है कि इट इज बिलोंग टू एरा वेयर ऑल द डेवलपमेंट हैपेंड। ठीक है, अगर आर्किटेक्चर हिस्ट्री में अगर हम देखें तो वॉट एवर आर्किटेक्चर दैट यू गेट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज मोर और लेस इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक एरा। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज नियोलिथिक। ठीक है, बस इतना जानने की जरूरत है। Now, the house were mainly built with the circular and oval rectangular shape. They used mud bricks and stones in the mud were reeds and brush to help them to build the house. Most of the houses had one room. There were very rare of two. The temple is the best known from the Greek architecture. The biggest and the most beautiful building reflects the most important religion. The political purpose to celebrate civic power, pride, beauty, ratio and proportion, and the golden mean. तो ये जो गोल्डन मीन आया है ना, ये भी ग्रीक पीरियड से आया है बच्चों। और ग्रीक एरा सबसे ज़्यादा अपने टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, अपने गॉडेस एंड गॉडेसेस के लिए जाना जाता है। ग्रीक एरा के बारे में बात करें तो आपने सुना होगा ज़्यूस के बारे में, हु इज़ द गॉड ऑफ थंडर, एंड आपने थॉर के बारे में सुना होगा। थॉर इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ग्रीक एरा ओनली। तो यही हम आगे पढ़ने वाले और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं। ना, ट्रेबिटिन कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ग्रीक एरा में ही एक कंस्ट्रक्शन टाइप था जिसमें ट्रेबिटिन पीरियड था। अब ट्रेबिटिन पीरियड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि एक पिलर जो है वो नीचे वाला मोटा रहता था, उसके ऊपर थोड़ा सा पतला होता था, और उसके ऊपर से एक स्टोन रख देते थे ताकि दोनों जो है आपस में जुड़े रहें, उसके ऊपर वेट आ जाए। तो अगर विंडी भी है तो वो भी नहीं गिरेगा, उसमें भी वो लोग काफ़ी कॉलम्स बना देते थे, इस तरह से कॉलम्स बना देते थे। The main building style used in this period was that of the Trabetan construction, that is, construction to the system based used by the columns or the post and the beams, played a particular important role in the architecture of ancient Greece, where they was directly related to the development of the architectural orders and system in which the columns and surroundings temples were other for the publics to be made. Now, अब इसमें नेचुरल लाइट को आने के लिए ऊपर से वो लोग जो है उसको एम्प्टी रखते थे। कॉजवे जो है वो बिल्कुल खाली रहता था, एंड देर वर केप्ट इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल एक्चुअली। तो टेम्पल जो होते थे उनके पहले ही ये रखते थे। हम एंशियंट ग्रीक के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बस हमको ये जानना है कि डिफरेंट कॉलम्स का क्या नाम है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्रीक एरा में कॉलम यूज होता था डोरिक, एक होता था आयोनिक, एक होता था कॉरिंथन। कॉरिंथन जो कॉलम यूज होता था उसमें बीम्स होते थे, और ऊपर से वो लोग लीफ का स्ट्रक्चर लेके उसको राउंड कर लेते थे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो ये स्ट्रक्चर आता है ना बीच में, ऐसा कुछ आता था बीच में स्ट्रक्चर, उसके बाद लीफ का कुछ पार्ट इस तरह से लेके जाते थे, कुछ ऐसा लीफ का स्ट्रक्चर आता था, और ये बहुत ऊपर तक कंस्ट्रक्ट होता था। इसमें आप जितना लेफ्ट साइड में देखोगे ना, जितना लेफ्ट साइड में देखोगे उतना ही राइट साइड में भी देखोगे आप, इधर दोनों को ही आप देखोगे। यहाँ पे भी आप सिमेट्री देखोगे, बट इन द आयोनिक इट इज राउंड इनसाइड, एंड इन डोरिक इट इज मेड इन आर्च। यहाँ पे डोरिक में आर्च की तरह बना होता था,
आयोनिक में राउंड की तरह बना होता है, और कॉरिंथियन में यहाँ पे बैलेंस करके वो लोग ज़्यादातर लीफ के पार्ट्स को यूज़ करते थे। बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारी क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही है मेरे पास आपको सिखाने के लिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बट ये आपको याद रखना है कि अगर मैं आपको ये इमेज दूं तो इसको क्या कहेंगे, कौन सा फॉर्म कहेंगे? तो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज डोरिक, दिस इज आयोनिक, एंड दिस इज कॉरिंथियन। ये इम्पोर्टेंट है। तो आयोनिक में आप ऐसे याद रख सकते हो, आयोनिक मतलब राउंड हो रहा है, ठीक है। कॉरिंथियन मतलब खिल रहा है, ऐसे याद रख सकते हो कि कॉरिंथियन मतलब खिल रहा है, आयोनिक मतलब राउंड हो रहा है, और डोरिक मतलब एंगल में जा रहा है। मतलब हम पतंग उड़ा रहे हैं और ये डोर ऐसे जा रही है, तो डोर अगर ऐसे जा रही है तो डोरिक हो गया। आयोनिक मतलब राउंड हो रहा है, कर्व में जा रहा है, ऐसे ऐसे याद रखो, आयोनिक आयोनिक आयोनिक, डोरिक डोरिक डोरिक, डोर जा रही है डोरिक, और कॉरिंथन खिल रहा है, कॉरिंथन खिल रहा है। तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि तीनों अलग अलग पिलर्स के नाम कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको पूछा जाएगा, इमेज दी जाएगी कि विच पिलर इज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिलर, देन यू शुड नेम दिस एज कॉरिंथन आयोनिक एंड डोरिक। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों आर्ट हिस्ट्री में। अगर हम देखें आर्किटेक्चर हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके कॉलम्स या इसी से आते हैं, पिलर से आते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। नाउ नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ना तो बिल्डिंग्स के बारे में और जानेंगे, बट उसमें हम लोग कल्चर के बारे में जानेंगे, हम मटेरियल के बारे में जानेंगे, हम फर्नीचर्स के बारे में जानेंगे। आज तो हमने सिर्फ इतना ही पार्ट देखा, हम आर्चेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग रोमन एरा या फिर हमारा ग्रीक एरा है, हमारा पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, ये सारे जितने एराज आए हैं उनके बारे में जानेंगे वन बाय वन। So thank you so much. I hope that you have enjoyed the presentation today. We will meet very soon with the new chapter as well. इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, और जो जो आपको ज़रूरी है मैं बताता रहूँगा। हमेशा याद रखिएगा कि आयोनिक क्या होता है। आयोनिक मतलब राउंड हो रहा है, कॉरिंथन मतलब खिल रहा है, और डोरिक मतलब पतंग उड़ा रहे हैं, डोरिक। तो अगर ये दिमाग में रहेगा ना तो कभी नहीं भूलोगे बच्चों। तो लेट अस पार्ट फ्रॉम हियर, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इफ एनीबडी वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछिए मुझसे, एनीथिंग। आपको आई होप समझ में आया हो आज की प्रेजेंटेशन में। मैंने बहुत सिंपल बना दिया आपके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्ट हिस्ट्री में, आर्किटेक्चर हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने वही बताया आपको, बस थोड़ा सा उसको पढ़ना भी है बच्चों। क्लियर ऑल? यस। वेलकम वेलकम बेटा, वेलकम अदिति। ठीक है, सो आई एम साइनिंग फ्रॉम हियर and we'll meet very soon. Thank you so much. Keep working hard, bacho. Keep studying about architecture, and you will definitely get some question and you will get through big. Thank you so much.